हाँ जी दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही जबरदस्त होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि आज ये आदमी हमारे सामने क्यों आया है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं आप लोगों के साथ रिवाइज करूंगा चैप्टर नंबर 5, MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। उसकी दो बातें मैं करूंगा और दो बातें आप करेंगे, और इन्हीं चार बातों में हम हमारे इस चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। आप लोगों को याद दिला दूं, इस चैप्टर का वेटेज हमारी एग्जाम में 3 से लेके 6 मार्क्स तक का है। मतलब मिनिमम एक और मैक्सिमम दो 3-3 नंबर के क्वेश्चन हम इस चैप्टर से अपने एग्जाम में देख सकते हैं। ये एग्जाम वाले दिन एग्जाम में आपको हेलो बोलते हुए इस चैप्टर में से एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर पाया जाएगा। तो चलिए, ज्यादा आपका कीमती समय व्यर्थ न करते हुए आपको लेकर के चलता हूं हॉट सीट के ऊपर, और स्टार्ट करेंगे हमारा गेम जिसका नाम है CS एग्जीक्यूटिव। चलिए, 3, 2, 1 और आइए। तो देखो, चैप्टर का नाम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो एमएसएमई का मतलब क्या सर, एमएसएमई मतलब होता क्या है? तो फुल फॉर्म तो जैसे आप लोगों ने देख लिया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम वो छोटे मोटे बिजनेसेस जो इंडिया के बहुत सारे सेक्टर्स में इंडियन इकोनॉमी में ऑपरेट करते हैं, छोटी छोटी जगह पर, छोटे छोटे लेवल पे। ऐसे बिजनेसेस जो एक छोटे स्तर पे चल रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। उन सभी छोटे बिजनेसेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने एक क्लासिफिकेशन लाया, कुछ टर्नओवर का क्लासिफिकेशन, कुछ इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन, अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। और उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से गवर्नमेंट ने बताया कि इन्हें भी एक रिकॉग्निशन इंडियन इकोनॉमी में मिले, और इसीलिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का कॉन्सेप्ट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट लेके आई है। तो देखिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम में वही छोटे मोटे बिजनेसेस आते हैं जो हम हमारे घरों के आसपास देखते हैं। थोड़ी सी बड़ी कंपनी जो हम हमारे आसपास में देखते हैं कि अच्छा रहे, ये छोटे से स्टार्ट हुई थी, देखो आज कंपनी कहाँ पहुंच गई। तो ऐसे बिजनेसेस जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इन बिजनेसेस हैं, ये हमारी कंट्री की इकोनॉमी की बैकबोन है। कहीं ना कहीं जैसे बड़ी कंपनियां हमारे देश को आगे बढ़ाने में मदद करती है, वैसे ही ये छोटे छोटे बिजनेसेस भी हमारे देश को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। जीडीपी जो है हमारे देश की, वो तो ऊंची करते ही हैं, साथ साथ में देश की और समस्या का समाधान भी करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट। ये जो छोटे मोटे बिजनेसेस हैं, ये हमारे देश में काफ़ी एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है वो यूथ को प्रोवाइड कराते हैं। रीजनल इम्बैलेंसेस को रिड्यूस करते हैं। सर, रीजनल इम्बैलेंसेस को रिड्यूस करने से मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो माइग्रेशन हो रहा है गांवों से शहरों की तरफ, काम की वजह से, काम के सिलसिले में, वो माइग्रेशन बहुत हद तक एक एमएसएमई बिजनेस रोकता है। जो जहाँ पे है उसे वहीं पे उद्योग, वहीं पे बिजनेस, वहीं पे बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकती है? जब एमएसएमई को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से गवर्नमेंट मैनेज करे। तो उसी रिगार्डिंग हम ये वाला चैप्टर में डिस्कशन कर रहे हैं। उसी रिगार्डिंग ये वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन आता है कि एमएसएमई का रोल क्या है इंडियन इकोनॉमी में, कैसे एमएसएमई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट करती है हमारे इंडियन इकोनॉमी में, या क्या सिग्निफिकेंस है एक एमएसएमई का या इस एमएसएमई सेक्टर का। तो देखो, बात करें तो ये इंडिया की जीडीपी की जो ग्रोथ है उसमें मदद करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है, रीजनल इम्बैलेंसेस जो हो रहे हैं, हाँ, क्षेत्रीय जो इम्बैलेंस हो रहा है कि गांव में विकास ज़्यादा हो रहा है, शहर में कम हो रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट में अच्छे डेवलपमेंट हो रहा है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रहा है, तो उन सभी को आप कंपनसेट कैसे कर सकते हैं? एमएसएमई बिजनेसेस के थ्रू, या ये एमएसएमई बिजनेसेस वो काम करने में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा फोस्टरिंग इनोवेशन, मतलब एमएसएमई की जो स्कीम्स है गवर्नमेंट जो लाई है, उस स्कीम से बढ़ावा मिलता है कि आप कुछ नए करने की तरफ सोचें। इसके अलावा इनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप, इसका मतलब बिजनेस करने के लिए सभी को प्रोत्साहित करने का काम एमएसएमई के बिजनेसेस जो हैं वो करते हैं। अब देखो, किसी भी चीज को रेगुलेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक्ट्स होते हैं, कानून होते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि कंपनी, अगर कंपनी बनानी है तो कंपनी कैसे मैनेज होगी, गवर्न होगी कंपनी से 2013 से सर। एलएलपी, एलएलपी कैसे गवर्न होगी सर? एलएलपी एक्ट 2008 से। वैसे ही हमने क्या बोला कि एमएसएमई कैसे गवर्न होगी? एमएसएमई के लिए एक एक्ट बनाया जिसका नाम है एमएसएमईडी एक्ट 2006, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। इस एक्ट से हम गवर्न करते हैं सारी एमएसएमई जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है उन्हें।
तो एमएसएमई को मैनेज करने के लिए कौन सा एक्ट लाए हैं? एमएसएमईडी, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006, जिसके थ्रू गवर्नमेंट सारी एमएसएमई जो इंडिया में ऑपरेट करती है उन्हें मैनेज करती है। ठीक, फिर वेरी नेक्स्ट, सर आप इतनी देर से बार बार बड़बड़ा रहे हैं एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम, पर ये होता क्या है और कैसे क्लासिफाई करेंगे, मतलब क्या कौन माइक्रो, कौन स्मॉल, कौन मीडियम? तो देखो एमएसएमई का क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट ने एमएसएमई एक्ट के अंदर दिया हुआ है कि हाउ वुड यू क्लासिफाई, कि एक एंटरप्राइज को माइक्रो बोलना है, स्मॉल बोलना है, मीडियम बोलना है, कैसे पता चलेगा सर? कैसे कैसे सपना आएगा कि हमको रात को कि अच्छा ये माइक्रो है, ये स्मॉल है, ये मीडियम? नहीं, सपना नहीं आएगा, आपको गवर्नमेंट ने बता रखा है। गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि देखो यार, तीन तरह के क्लासिफिकेशन है, पहले तो तुम ये समझ लो, एक हो गया माइक्रो, दूसरा हो गया स्मॉल और तीसरा हो गया मीडियम। हमने बोला सर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने बोला कि यार देखो, दो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आपको देखना है कि एंटरप्राइज जो है वो माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम। तो हमने पूछा सर कौन से दो क्राइटेरिया? तो उन्होंने बोला पहले तो आप ये देख लो कि वो जो एमएसएमई है या जो भी एंटरप्राइज है, एमएसएमई तो नहीं है अभी, तो एंटरप्राइज है, एंटरप्राइज का इन्वेस्टमेंट कितना है प्लांट एंड मशीनरी या फिर इक्विपमेंट में। पहले तो ये देख लो कि कितना इन्वेस्टमेंट है, मतलब बिजनेस जब स्टार्ट कर रहे हैं तो कितने पैसे से स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में कितना इन्वेस्टमेंट है, साथ ही साथ एनुअल टर्नओवर कितना है, ये दूसरा क्राइटेरिया है। तो ये दो क्राइटेरिया है, इन दो क्राइटेरिया के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि माइक्रो है कि स्मॉल है कि मीडियम है। वापस से बोलता हूं, आप गए भगवान के पास कि सर हमें बताइए कि कैसे क्लासिफाई करेंगे माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है। तो भगवान ने बोला वत्स ध्यान रखो तीन बातों का। पहली बात तो ये कि तीन क्लासिफिकेशन होंगे, माइक्रो हो गया, स्मॉल हो गया, मीडियम हो गया, तीन क्लासिफिकेशन के अलावा कोई क्लासिफिकेशन नहीं। आपने बोला ठीक है, मान लिया। फिर उन्होंने बोली दूसरी बात, उन्होंने बोला कि क्राइटेरिया क्या होगा क्लासिफाई करने का? क्राइटेरिया दो होंगे। पहला क्राइटेरिया होगा इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट में आपने कितना इन्वेस्ट किया, और सेकंड एनुअल टर्नओवर, आपका एनुअल टर्नओवर कितना है। इन दो बातों से हम बताएंगे आपको कि आप माइक्रो हो, स्मॉल हो या मीडियम है। और तीसरी बात क्या? तीसरी बात है इनके अंदर की लिमिट्स, वो लिमिट याद रख लो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन माइक्रो है, कौन स्मॉल है और कौन मीडियम। तो पहले की बात करते हैं माइक्रो। माइक्रो में उन्होंने क्या बोला कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट इन प्लांटेड मशीनरी और इक्विपमेंट, बराबर, ये इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़। इन्वेस्टमेंट शुड नॉट एक्सीड ₹1 करोड़। एंड साथ ही साथ टर्नओवर जो है ना वो 5 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। सर ये क्या बोल दिया? वापस बोल देता हूं, सुनो। इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए और टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। दोनों बातों का कंप्लाई किया तो क्या बोलेंगे आप? माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं। तो आप क्या है? माइक्रो एंटरप्राइजेस। नहीं नहीं सर, हमारा इन्वेस्टमेंट जो है ना वो तो 2 करोड़ है सर। तो फिर अब क्या? तो फिर हमने बोला कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए तक का है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए तक का है और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक का है, तो हम क्या बोलेंगे कि आप स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं। देखो, स्मॉल एंटरप्राइज जब इन्वेस्टमेंट आपका 10 करोड़ से कम और टर्नओवर 50 करोड़ से कम, तो हम क्या बोलेंगे कि आप कौन हो? आप स्मॉल एंटरप्राइजेस हो। वापस से, माइक्रो मतलब इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़ से कम। स्मॉल मतलब इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम, टर्नओवर 50 करोड़ से कम। सिंपल, कोई समस्या वाली बात नहीं सर। थर्ड, मीडियम एंटरप्राइजेस। मीडियम, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। सर मीडियम में क्या बोला? मीडियम में हमने बोला कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है ना वो 50 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होगा तो चल जाएगा। और टर्नओवर में हमने क्या बोला? 250 करोड़, 250 करोड़। हमने क्या बोला? इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए और टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि फिर आप कौन है? आप है मीडियम एंटरप्राइजेस। वापस से याद दिलाता हूं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम,
इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर। मान लो ये क्लासिफिकेशन है। अब मैंने बोला इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए और टर्नओवर 5 करोड़ तक का होना चाहिए, तो आप क्या हो? तो हमने बोला कि आप माइक्रो एंटरप्राइजेस हो। ठीक है, फिर हमने बोला कि आप आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ के अंदर अंदर रख लेना और टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ के अंदर अंदर रख लेना, तो हम आपको बोल देंगे कि आप क्या हो? स्मॉल एंटरप्राइजेस। आप इससे भी पार कर रहे हो तो हमने बोला कि ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ का मैक्सिमम रख लेना, टर्नओवर 250 करोड़ का मैक्सिमम रख लेना, तो हम क्या बोलेंगे कि आप मीडियम एंटरप्राइजेस है। सर हमारा टर्नओवर 60 करोड़ है या हमारा इन्वेस्टमेंट 60 करोड़ है और हमारा जो टर्नओवर है वो 270 करोड़ है, तो क्या सर? तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? तो फिर आप कहीं भी नहीं जाओगे, आप माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में कहीं भी नहीं आएंगे, आपको नॉर्मल बिजनेस से क्लासीफाई करेंगे, आपको एमएसएमई क्लासीफाई नहीं करेंगे। और जब एमएसएमई क्लासीफाई नहीं करेंगे तो हो सकता है बहुत सारे वो फायदे, हो सकता क्या है, पक्की बात है कि आपको वो फायदे नहीं मिलेंगे जो एक एमएसएमई को मिलेंगे। अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम लॉन्च की है एमएसएमई के लिए, उन स्कीम्स का फायदा आपको नहीं मिल पाएगा अगर आप एमएसएमई नहीं है। तो आप एमएसएमई कब होंगे? जब आप इन क्लासिफिकेशन के अंदर आएंगे तब। समझ में आया क्या? यस सर, समझ में आ गया। ओके, ध्यान रखिएगा इनको। माइक्रो एंटरप्राइज मतलब इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम, टर्नओवर 5 करोड़ से कम। स्मॉल एंटरप्राइज मतलब इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम, टर्नओवर 50 करोड़ से कम। मीडियम एंटरप्राइज मतलब इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम, टर्नओवर 250 करोड़ से कम। बिल्कुल क्लियर, कोई समस्या वाली बात है क्या? नहीं। तो ये तो हो गई सिंपल आम जिंदगी, पर इतनी आम जिंदगी आप लोगों की तो है नहीं। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? कंपनी सेक्रेटरी। तो थोड़ा सा मसाला तो आपके इसमें आना ही चाहिए। तो क्या बोला? थोड़ा सा ज्यादा याद रखो। ये जो टर्नओवर की बात कर रहे हो ना, ये जो हर जगह टर्नओवर आप देख रहे हो ना, ये और ये टर्नओवर, ध्यान रखना टर्नओवर के अंदर एक्सपोर्ट टर्नओवर को इंक्लूड मत करना यार। ओके, एक्सपोर्ट टर्नओवर को हटाने के बाद ये वाली लिमिट लगाना, 5 करोड़, 50 करोड़ या 250 करोड़। अगर कोई एक्सपोर्ट टर्नओवर है तो वो एक्सपोर्ट टर्नओवर को पहले माइनस करेंगे और फिर देखेंगे कि आपका टर्नओवर कितना है इस एमएसएमई के क्लासिफिकेशन के लिए। ओके सर, समझ में आ गया। दूसरी बात एक और ध्यान क्या रखना है, दूसरी ये बात ध्यान रखना कि एमएसएमई जो होता है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए है। अगर कोई ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है कोई सा बिजनेस, तो उन बिजनेसेस के लिए एमएसएमई अवेलेबल नहीं है। उन बिजनेसेस के लिए एमएसएमई अवेलेबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। क्या बोला मैंने? वापस से सुनो। एमएसएमई का जो रजिस्ट्रेशन है या क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एस्टेब्लिशमेंट के लिए है। अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है तो ऐसे केस में एमएसएमई में क्लासिफिकेशन उसका नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये बात हो गई क्लासिफिकेशन की। ठीक है सर, नेक्स्ट है मेमोरेंडम ऑफ एमएसएमई। मेमोरेंडम ऑफ एमएसएमई का मतलब क्या है कि मेमोरेंडम ऑफ एमएसएमई मतलब आप एक एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं जिसमें अपने पूरे इस्टेब्लिशमेंट की डिटेल देते हैं कि कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, कितने पैसे के साथ स्टार्ट किया। ये मेमोरेंडम फाइल करना मतलब आप एक ऑफिशियल तरीके से अब अथॉरिटीज़ को बता रहे हैं कि हम हमारी एंटरप्राइज को एज एन एमएसएमई रजिस्टर करना चाहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एमएसएमई। ऐसे ही छोटा सा 2 लाइन का टॉपिक हमारे मॉड्यूल में दिया हुआ था तो हमने पढ़ लिया। मेमोरेंडम इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट कंटेन डिटेल अबाउट एस्टेब्लिशमेंट। जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी पूरी फॉर्मली सारी डिटेल्स जो है उसके अंदर कंटेन्ड होती है। और जब आप मेमोरेंडम सबमिट कर देते हैं इसका मतलब आपने अथॉरिटी के साथ एप्लीकेशन सबमिट कर दी है कि मैं रजिस्टर होना चाहता हूं एज अ एमएसएमई। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर एमएसएमई। अभी तक हमने एक टॉपिक पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई, इसका तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए। मोस्ट प्रोबेबली इसका क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में पक्के से देखने को मिलेगा ही सही। ठीक, यहाँ पे वो लोग ट्विस्ट ऐसा दे सकते हैं कि एक एंटरप्राइज देंगे, आपको बोलेंगे इतना टर्नओवर है, इतना इन्वेस्टमेंट है, बताओ माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लिया। दूसरा वो पूछेंगे कि मान लो कि ये एंटरप्राइज सर्विस सेक्टर में होती तो क्या? तो आपको बोलना है कि सर्विस सेक्टर में होती तो भी सेम होता। क्यों? क्योंकि एमएसएमई में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के लिए कोई अलग अलग क्लासिफिकेशंस नहीं दिए हैं, दोनों के लिए सेम क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट जनरली पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर एमएसएमई। एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन को ही उद्यम रजिस्ट्रेशन नाम से भी जाना जाता है। तो मान लीजिए एग्जाम में ऐसा आ जाए कि एक्सप्लेन द
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो डर मत जाना, उद्यम रजिस्ट्रेशन का मतलब एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ही वो आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहला एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिट करिए उद्यम रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पे। ऑनलाइन प्रोसेस है पूरी, फीस कोई लगेगी नहीं रजिस्ट्रेशन की क्योंकि फ्री है। आधार नंबर जरूर एक मैंडेटरी डिटेल है। तो सर आधार नंबर, सर कंपनी का आधार नंबर कहाँ से लाएंगे? सर ये क्या बोल रहे हो? अरे कंपनी के केस में भैया ऑथोराइज सिग्नेटरी का ले आना, ऑथोराइज सिग्नेटरी होगा ना, उसके पास तो आधार कार्ड नंबर होगा, तो उसका आधार नंबर दे देना। प्रोपराइटर के केस में प्रोपराइटर का दे देना, पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर का दे देना, एचयूएफ के केस में कर्ता का दे देना। बराबर, सिंपल, ठीक है सर। फिर क्या लगेगा? फिर लगेगा पैन कार्ड। पैन कार्ड विल बी रिक्विजिट फॉर रजिस्ट्रेशन। जो पैन कार्ड है वो लगेगा आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। इसके अलावा एक उद्यम रजिस्ट्रेशन ही मिलेगा एक एंटरप्राइज को, पर पर्सन वन उद्यम रजिस्ट्रेशन। हालांकि आप उस एक रजिस्ट्रेशन के अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज जोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। वापस से बोलता हूं, वन उद्यम रजिस्ट्रेशन पर एंटरप्राइज, एक एंटरप्राइज को एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन मिलेगा। छठा, नो अदर डॉक्यूमेंट्स। कोई डॉक्यूमेंट आपको अलग से अटैच करने की जरूरत नहीं है उसमें। मतलब मैंने अभी तक क्या मांगा आपसे? सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड सर, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी डिटेल्स जो है वो गवर्नमेंट के डाटाबेस से फैच कर ली जाती है। जैसे आपके इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की डिटेल, आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था ना, जैसे ही आप यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे ना, तो वो पैन कार्ड नंबर के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से डाटा फैच करके ले आएंगे कि आपका कितना टर्नओवर था, आपका कितना टर्नओवर था और कितना इन्वेस्टमेंट था, ताकि आपको माइक्रो, स्मॉल या मीडियम में क्लासिफाई कर पाए अकॉर्डिंगली। ठीक, अगर कुछ गलत बोला तो पेनल्टी लग जाएगी, ध्यान रखना। इस चीज़ को ध्यान रखना है। नाम है इसका एप्लीकेशन प्रोसेस, कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है एमएसएमई की। कंटेंट वैसा है नहीं, बट फिर भी जो दिया है वो याद रखना है। पहला ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करिए, कोई फीस नहीं है। आधार कार्ड नंबर लगेगा, पैन कार्ड नंबर लगेगा, एक रजिस्ट्रेशन पर एंटरप्राइज, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि डिटेल्स ऑटो फैच की जाएगी कहाँ से? गवर्नमेंट की डाटाबेस से। अगर कुछ झूठ बोला तो पेनल्टी लगेगी। अगर कुछ झूठ बोला या कुछ नहीं बोला, जो पूछा वो नहीं बताया, तो पेनल्टी लगेगी। ठीक, फिर आया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रजिस्ट्रेशन। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें दी है रजिस्ट्रेशन के बारे में, ध्यान रख लो। इसी रजिस्ट्रेशन को बोलते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन, ध्यान रखना। पता है सर, यूनिक रजिस्ट्रेशन, हर रजिस्ट्रेशन को अलग अलग नंबर, ऑफकोर्स सभी को एक अलग अलग नंबर इशू किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर एक डायनामिक क्यूआर कोड होगा, जिस क्यूआर कोड को स्कैन करने से आपको एंटरप्राइज की पूरी डिटेल्स पता चल जाएगी। एक बार रजिस्टर करवा दिया, उसके बाद रिन्यूअल नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक बार रजिस्ट्रेशन कराया, लाइफ टाइम एमएसएमई सर्टिफिकेट वैलिड, कोई समस्या नहीं। सर रजिस्ट्रेशन कराने के फायदे क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन? हम क्यों कराए अपने आप को एज एन एमएसएमई रजिस्टर? अरे भैया, एमएसएमई रजिस्टर करा लोगे तो लाइफ टाइम के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका एक रिकग्निशन हो जाएगा कि आप एक बिजनेस चलाते हैं, तो उस बिजनेस का एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। दूसरा, सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन। मतलब जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो ऑनलाइन है और बिल्कुल सिंपल है, तो आप आसानी से अपने बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हो। थर्ड, मल्टीपल एक्टिविटीज अंडर वन रजिस्ट्रेशन। हमने ऊपर पढ़ा अभी कि एक ही रजिस्ट्रेशन के अंदर आप बहुत सारी एक्टिविटीज, मल्टीपल एक्टिविटीज जो है वो वहां से कर सकते हैं। फोर्थ, एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम। आप बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम, अभी हम पढ़ेंगे, टोटल 15 स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट एमएसएमई के लिए लाई हैं। उन सभी 15 स्कीम्स का एडवांटेज, बेनिफिट आपको मिल जाएगा। कब? जब आप एज एन एमएसएमई रजिस्टर होंगे। और एज एन एमएसएमई कब रजिस्टर होते हैं? जब आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तब। तो हम वही तो पढ़ रहे हैं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन कराने के फायदे क्या हैं। तो सर फायदा है कि आपको गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा मिलने लग जाएगा। दूसरा फायदा है कि आपको बैंक से प्रायोरिटी सेक्टर पे लेंडिंग मिल जाएगी, आप प्रायोरिटी सेक्टर में शिफ्ट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि बैंक किसी दूसरे बिजनेस को लोन देने से पहले आपको लोन देगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा बोल रखा है कि एमएसएमई को लोन आप आसानी से देंगे, जल्दी से देंगे दूसरे बिजनेसेस के मुकाबले। वापस से टॉपिक याद दिलाता हूं, टॉपिक है बेनिफिट्स। उद्यम रजिस्ट्रेशन कराने के फायदे क्या हैं सर? तो फायदा है, पहली बात तो ये कि सर ये लाइफ टाइम सर्व करेगा, रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम वैलिडिटी है उसकी। दूसरा, सिंपल ऑनलाइन प्रोसेस है, कोई ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है। तीसरा, मल्टीपल एक्टिविटीज एक ही रजिस्ट्रेशन के अंदर, आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर लो, ट्रेडिंग भी कर लो, सर्विस भी दे दो, सब दे दो। मल्टीपल एक्टिविटीज एक ही के अंदर ऐड हो सकती है। एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट की जो 15 एमएसएमई के लिए स्कीम लाए गए हैं उन स्कीम्स का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और एक्सेस टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, आपको बैंक जो है वो लोन आसानी से दे देगी। कब? जब आप एज एन एमएसएमई रजिस्टर्ड होंगे तब। ठीक, फिर ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए कि आप माइक्रो बोलेंगे, स्मॉल बोलेंगे, मीडियम। चलिए फटाफट से देख लेते हैं।
इन्वेस्टमेंट है 0.8 करोड़ का, टर्नओवर है 4 करोड़ का। सर क्लासिफिकेशन क्या होगा? क्लासिफिकेशन होगा सर, बताइए क्लासिफिकेशन क्या होगा? सर क्लासिफिकेशन होगा माइक्रो, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर कितना है? 5 करोड़ से कम। ठीक। सर इन्वेस्टमेंट है अब, सर अब है इन्वेस्टमेंट 9.9 करोड़, मतलब सर 1 करोड़ से कम। माइक्रो ये क्या? ओके। टर्नओवर है सर 7 करोड़। ओ, माइक्रो में टर्नओवर 5 करोड़ तक का ही होता है सर, ये तो 5 को पार कर गया, तो क्या बोलेंगे सर? ये कैसी हो गई? ये हो गई स्मॉल, ये हो गई माइक्रो। ठीक है सर। फिर सर इन्वेस्टमेंट हो गया 9 करोड़। सर इन्वेस्टमेंट 5 करोड़, 1 करोड़ को पार कर गया, 10 करोड़ के अंदर है क्या? हाँ, मतलब स्मॉल के अंदर ही है। और टर्नओवर भी कितना है? 50 तक का हो सकता है, तो ये भी कौन सी है? स्मॉल है सर। इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ सर, और टर्नओवर कितना है? 12 करोड़ सर। तो देखो टर्नओवर 50 के अंदर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट शुड नॉट एक्सीड 10 करोड़, 10 करोड़ तक होगा तो चल जाएगा। तो ये कौन सी है? ये भी स्मॉल है सर। ठीक। फिर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ सर, इन्वेस्टमेंट शुड नॉट एक्सीड 10 स्मॉल के केस में, तो स्मॉल के इन्वेस्टमेंट के क्लासिफिकेशन के हिसाब से तो स्मॉल ही है। टर्नओवर 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, टर्नओवर 55 हो गया सर, तो अब यहाँ पे इसको आप क्या बोलेंगे कि ये मीडियम है। ठीक है सर। फिर इन्वेस्टमेंट 45 करोड़ सर, इन्वेस्टमेंट ही कितना हो गया? 10 से ज्यादा, मतलब इन्वेस्टमेंट किसकी रेंज में? मीडियम की रेंज में है। टर्नओवर कितना भी हो हमें उससे अब क्या मतलब, इन्वेस्टमेंट तो मीडियम वाली रेंज में चला गया, तो इसको क्या बोलेंगे? मीडियम। ठीक है सर। फिर इसके अलावा सर एक और आया कि इन्वेस्टमेंट है 50 करोड़, इन्वेस्टमेंट शुड नॉट एक्सीड 50 करोड़ मीडियम के केस में सर। ठीक है, 50 से कोई दिक्कत नहीं है। टर्नओवर है 240 सर, टर्नओवर भी रेंज के अंदर ही है, 250 की रेंज के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको भी क्या बोलेंगे? मीडियम। ठीक है। इन्वेस्टमेंट 65 करोड़, इन्वेस्टमेंट 65 करोड़, और अरे सर माइक्रो में 1 करोड़, मीडियम में 10, माइक्रो में 1 करोड़, मीडियम में, माइक्रो में 1 करोड़, मीडियम स्मॉल में 10 करोड़, और मीडियम के अंदर 50 करोड़। तो सर ये तो 50 को भी पार कर गया। हाँ 50 को भी पार कर गया ना, तो ये एमएसएमई है ही नहीं। टर्नओवर से हमें कोई मतलब ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट की लिमिट पार कर दी ना आपने, नहीं हो एमएसएमई, तो लिखेंगे नॉट एमएसएमई। ठीक है सर। और अगला, अगला है सर कि इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट है 40 करोड़ रुपए, इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 40 करोड़ रुपए, और टर्नओवर कितना है? 280 करोड़। सर इन्वेस्टमेंट 280 करोड़ हो गया, इन्वेस्टमेंट तो चलो लिमिट के अंदर है, पर टर्नओवर 250 करोड़ की लिमिट को पार कर गया, तो इट इज नॉट अ एमएसएमई। तो हम क्या बोलेंगे कि ये एमएसएमई नहीं है। सर इन्वेस्टमेंट 40 करोड़ है, तो इन्वेस्टमेंट तो मीडियम वाला ही है। ठीक है। टर्नओवर सर 280 करोड़, पार नहीं, एमएसएमई नहीं। अरे रुको रुको रुको, 40 करोड़ का क्या है? एक्सपोर्ट टर्नओवर। अच्छा 40 करोड़ का एक्सपोर्ट टर्नओवर है, तो पहले 280 में से 40 माइनस करो, तो आया 240। अच्छा 240 हो गया, तो 240 तो 250 की रेंज में ही है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? मीडियम है। वैसे ही इन्वेस्टमेंट कितना है? 0.5 करोड़, 0.5 करोड़ मतलब सर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम, मतलब माइक्रो, माइक्रो है सर। रुको दूसरा भी तो देख लो, दूसरे में क्या बोला है? इन्वेस्ट टर्नओवर कितना है? 6 करोड़ सर, टर्नओवर 6 करोड़ तो मतलब फिर माइक्रो को पार कर गया, स्मॉल हो गया। अरे रुको, 2 करोड़ का एक्सपोर्ट टर्नओवर है, तो पहले एक्चुअल रियल टर्नओवर निकालो। रियल टर्नओवर आया सर 4 करोड़ रुपए। रियल टर्नओवर कितना आया सर? रियल टर्नओवर आया 4 करोड़ रुपीस। तो अब देखो इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ से कम है, टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से कम है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? माइक्रो। वैसे ही हम लोगों ने अभी तक जितने देखे थे वो सारे इसी रेंज के अंदर आ रहे थे। ठीक है सर, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आता है एनएसआईसी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक और फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन का। देखो इसके अंदर वो क्या बोलता है, ये भी गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके अंदर अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि देखो, एक हो गया एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो एमएसएमई के लिए कौन सा रजिस्ट्रेशन है सर? अभी तो आपने बताया उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है एमएसएमई के लिए। अब मैं बोल रहा हूं कि इन्हीं एमएसएमई में से मैं एम, एस और ई को ले आया, मतलब मैंने गायब क्या कर दिया? मैंने गायब कर दिया बीच का एम, मतलब मीडियम एंटरप्राइज को मैंने गायब कर दिया। तो मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसी एमएसएमई, एम एस एम ई और इधर आया एम एस ई, तो मैं बोल रहा हूं ऐसी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज, ऐसी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज जो एज एन एमएसएमई भी रजिस्टर्ड थी, अगर वो अपने आप को एनएसआईसी में रजिस्टर करवा लेगी,
एनएसआईसी में रजिस्टर करा लेगी तो उसे बहुत सारे और फायदे मिलने लग जाएंगे, बहुत सारे और फायदे मिलने लग जाएंगे। एनएसआईसी होता क्या है? एनएसआईसी एक सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन है जिसके अंदर गवर्नमेंट माइक्रो और स्मॉल, ध्यान रखिएगा यहाँ पे मीडियम नहीं है, कृपया करके इस बात का ध्यान रखिएगा कि मीडियम की बात नहीं करते हैं एनएसआईसी के अंदर। वापस से आते हैं, एनएसआईसी के अंदर गवर्नमेंट क्या बोलती है कि कुछ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करवाएगी गवर्नमेंट परचेज के अंदर। पहली बात तो क्या कि तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है? नहीं, पहली बात तो ये कि एक बिजनेस है जो एज एन एमएसएमई रजिस्टर्ड है। तो देखो सुनो, मैं क्या बोल रहा था कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई है जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या बोलती है कि जो बिजनेस एज एन एनएसआईसी रजिस्टर्ड होंगे ना, उन बिजनेसेस से हम बोले, उन बिजनेसेस को हम ये फैसिलिटी देंगे कि वो गवर्नमेंट को अपना माल बेच पाए। गवर्नमेंट उनसे परचेज करेगी, गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज होती है, डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, वो डिपार्टमेंट फिर उन बिजनेसेस से मैंडेटरी परचेज करेगी जो बिजनेस एज एन एनएसआईसी रजिस्टर्ड है। सिंपल करने के लिए एक बार फिर से बताता हूँ। सबसे पहले आपने अपने आप को एज एन एमएसएमई रजिस्टर करवाया उद्योग रजिस्ट्रेशन के थ्रू, बराबर सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने बोला कि इन एमएसएमई में से जो एमएसई है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, इन माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस ने अगर एनएसआईसी के रूप में रजिस्टर करवा लिया, जो गवर्नमेंट की एक और रजिस्ट्रेशन है एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज, अगर इसमें आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो फिर आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे गवर्नमेंट परचेज के अंदर, जिसके थ्रू गवर्नमेंट आपसे परचेज करेगी। तो आप गवर्नमेंट को भी अपना सामान जो है वो बेच सकते हैं। जिन एंटरप्राइजेस का दैट हैव एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आर एलिजिबल फॉर एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन, उन्हें फिर एनएसआईसी में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, प्रोवाइडेड आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो और उसमें भी मीडियम नहीं होना चाहिए। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज के लिए ये सुविधा अवेलेबल है। एक बार आप रजिस्टर हो गए तो फिर आपको बेनिफिट मिलता है पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का। पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी मतलब वो पॉलिसी जिसके थ्रू गवर्नमेंट परचेज करती है अपनी, ठीक। तो फिर पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में आपका पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। आपका मतलब किसका? एमएसई, वो वाली एमएसएमई जो एज एन एनएसआईसी रजिस्टर्ड है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आ गया बेनिफिट एक्सटेंडेड। सर फायदे क्या क्या है? आप बोल रहे पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी मतलब क्या? एक तो ये मतलब बता दीजिए आप थोड़ा सा अच्छे से, और इसके अलावा दूसरे फायदे क्या हैं? तो देखो सुनो, क्या होता है कि जो एनएसआईसी है में जिसने रजिस्टर करवा लेखा है, उस एमएससी को गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप फ्री में टेंडर सेट्स ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। जब गवर्नमेंट कोई भी अपना कॉन्ट्रैक्ट देती है तो वो टेंडर के थ्रू देती है, आप लोग जानते हैं। तो वो जो टेंडर का डॉक्यूमेंट होता है ना, वो डॉक्यूमेंट भी फ्री में नहीं मिलता है, उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। पर हमने क्या बोला कि एमएसई को वो भी फ्री देंगे। एमएसई वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, बार बार ध्यान रखिएगा, एमएसएमई नहीं कर रहा हूं। तो मीडियम एंटरप्राइज को यहाँ से पिक्चर से हटा दीजिएगा। तो जो एमएसई है, उन एमएसई को टेंडर सेट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, कोई समस्या के बिना, ठीक। दूसरा, एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग ईएमडी। ईएमडी का मतलब क्या होता है? अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। जब आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं गवर्नमेंट के साथ तो उसमें पहले एक डिपॉजिट करना पड़ता है शुरू में, कुछ अमाउंट गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले। तो वो डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा कब? अगर आप एक एमएसई है तो एनएसआईसी में रजिस्टर्ड होने का दूसरा फायदा, पहला तो क्या, टेंडर सेट्स फ्री में मिल जाएंगे, दूसरा ईएमडी नहीं देना पड़ेगा, तीसरा कंसोर्टिया फॉर टेंडर मार्केटिंग टू इनहांस रीच। जो एमएसई का ग्रुप है, एमएसई के जो ग्रुप्स हैं, जो सब एमएसई के इंडिविजुअल्स हैं अलग अलग, वो मिलके एक अपना ग्रुप बना सकते हैं, कंसोर्टिया बना सकते हैं, और फिर साथ में टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टेंडर मार्केटिंग साथ में कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइस मैचिंग एडवांटेज है अप टू 115 ऑफ L1। प्राइस मैचिंग एडवांटेज आपको इसके अंदर मिल जाएगा। सर ये ज़्यादा समझ में नहीं आया। देखो क्या हुआ कि गवर्नमेंट का एक टेंडर आया जिसके अंदर एक है ए पर्सन और एक है बी पर्सन। ये जो ए है ये नॉर्मल पर्सन है, इसको नॉर्मल मानिए, और ये जो बी पर्सन है इसको मानिए आप कि ये एक एमएसई है जो एनएसआईसी में रजिस्टर्ड है, जैसा मैं अभी आपको समझा रहा हूँ वो। तो फायदा क्या मिलेगा आप ये समझिए। ये कौन है? ये नॉर्मल पर्सन है, ठीक है सर। तो देखो इसमें क्या हुआ, अब गवर्नमेंट के जब कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं
टेंडर निकलते हैं तो वहां पे आप बिड करते हैं, आप वहां पे कोटेशन देते हैं अपना, जो सबसे कम कोट करेगा गवर्नमेंट उससे परचेस कर लेगी। बिल्कुल सिंपल है ना यार, गवर्नमेंट उसी से खरीदेगी जो सस्ता देगा। तो इसने बोला कि सर मैं आपको जो आप प्रोडक्ट मांग रहे हैं वो प्रोडक्ट 100 रुपए में दे दूंगा। तो गवर्नमेंट ने बोला बहुत बढ़िया। बी वाले ने बोला कि सर मैं आपको प्रोडक्ट जो है वो 114 रुपए में दूंगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम तुमसे खरीदेंगे। अरे ये भेदभाव क्यों? अरे भेदभाव नहीं, गवर्नमेंट ने बोला है कि जो लोवेस्ट बीड होगी ना, उस लोवेस्ट बीड का अगर आप +15% तक भी दोगे तो भी हम आपसे परचेस कर लेंगे। कुछ अमाउंट, पूरा नहीं, कुछ अमाउंट 25% है, अभी हम वर्ड देखेंगे। 25% गवर्नमेंट को परचेस करना है, तो 25% तक में जितना पड़ता होगा गवर्नमेंट को वो उतना आपसे खरीद लेगी, भले ही ज्यादा प्राइस पे भी। तो देखा, प्राइस मैचिंग एडवांटेज का मतलब क्या है? प्राइस मैचिंग एडवांटेज का मतलब यह है कि जो लोवेस्ट बीड थी, इस लोवेस्ट बीड का भी अप टू 15%, अप टू 115% भी आप कोट करेंगे तो भी गवर्नमेंट आपके बिड को एक्सेप्ट कर लेगी। तो ये एक फायदा है एनएसआईसी में रजिस्टर्ड होने का कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में आपको 115% तक का प्राइस मैचिंग एडवांटेज मिलता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या बोला कि 25% का प्रोक्योरमेंट टारगेट है गवर्नमेंट का एमएसई से। जो अभी हमने सबसे शुरू में पढ़ा था पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स बना दिए हैं कि गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्री है, जैसे गृह मंत्रालय हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, जितनी भी मिनिस्ट्री है, फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री हो गई, जो भी सारी मिनिस्ट्री है, उन सारी मिनिस्ट्री को अपनी जितनी भी परचेज करनी है, जैसे हर मिनिस्ट्री ने टारगेट बनाया है कि हम लगभग 100 रुपए का सामान हर साल खरीदते हैं। तो इस 100 रुपए में से गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये जो 25 रुपए है ना, 25 रुपए का सामान आपको एमएसई से खरीदना है जो एज एन एनएसआईसी रजिस्टर्ड है। तो इस बात का ध्यान रखना कि एनएसआईसी को फायदा मिलता है कि 25% की परचेज जो है वो गवर्नमेंट कहां से करेगी? एनएसई से, जो एनएसआईसी में रजिस्टर्ड है उनसे। और उसके अंदर भी 4% एससी एसटी से करेगी और 3% वुमन एंटरप्रेन्योर से करेगी। तो ये गवर्नमेंट ने क्लासिफिकेशन बना के दिए हुए। देखो, तो वापस से याद दिलाता हूं, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इसका क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, इट इज एन इंपॉर्टेंट वन। बेनिफिट्स जो एक एमएसई को मिलते हैं एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, सबसे पहला, टेंडर सेट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऑब्टेन कर सकते हैं। सेकंड, आपको अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट एग्जम्प्ट कर दिया आपके लिए, मतलब जमा करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, आप कंसोर्टिया फॉर्म कर सकते हैं, कंसोर्टिया मतलब ग्रुप बना सकते हैं टेंडर मार्केटिंग के लिए। चौथा, प्राइस मैचिंग एडवांटेज है आपके पास अप टू 115% ऑफ L1। पांचवा, 25% प्रोक्योरमेंट का टारगेट है फ्रॉम एमएसई फॉर एवरी मिनिस्ट्री। गवर्नमेंट की हर मंत्रालय जो है वो 25% का प्रोक्योरमेंट एमएसई के थ्रू करेंगी, जिसमें 4% एससी के लिए रिजर्व है और 3% वुमन एंटरप्रेन्योर्स के लिए रजिस्टर्ड है। तो ध्यान रखिएगा एनएसआईसी के फायदे क्या क्या है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एमएसएमई स्कीम्स इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। हम शुरू से पढ़ रहे हैं। अब ये एनएसआईसी, हम एनएसआईसी के अंदर तो अभी एमएससी की बात कर रहे थे और एक एमएसएमई की बात कर रहे थे। अब आप इन दोनों के बीच के क्लासिफिकेशन को भूल जाइए, अब आप पूरे को एक ही समझिए कि पूरा क्या है एमएसएमई। तो एमएसएमई में रजिस्टर्ड कराने के फायदे क्या हैं? बहुत समय से देख रहे हैं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन कराने के फायदे हैं, तो फायदे है क्या? एक्चुअल में गवर्नमेंट ने एमएसएमई के लिए कुछ स्कीम्स लाए हैं ताकि जो हमारे देश में एमएसएमई है उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, लोग बिजनेस की तरफ जाएं। तो एमएसएमई अपने आप को ऊपर और कैसे ला सकती है, गवर्नमेंट कैसे एमएसएमई की मदद कर सकती है, तो उन्हीं सब चीजों के लिए गवर्नमेंट क्या लेके आई है? गवर्नमेंट लेके आई है 15 स्कीम्स, 15 स्कीम्स जिसके थ्रू गवर्नमेंट हेल्प करती है। तो देखो, पहली स्कीम का नाम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। एक स्कीम है जिसके थ्रू गवर्नमेंट लोगों को मदद करती है, ऐसे लोगों को, ऐसे बिजनेस पर्सन को जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में मदद कर रहे हैं। गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है ताकि आप एम्प्लॉयमेंट वेंचर जनरेट कर पाएं। रूरल और अर्बन, गांव और शहर दोनों जगह पे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट अगर करेंगे तो गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब क्या होता है? वित्तीय मदद, पैसे की मदद करेगी गवर्नमेंट। कैसे मदद करेगी सर? गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपको कोई बिजनेस डालना है ना, कितने का बिजनेस डालना है? आपने बोला सर 1 लाख रुपए लगेंगे बिजनेस स्टार्ट करने में, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? 10,000 रुपए तुम मिला दो, 90,000 रुपए का हम आपको लोन दे देंगे, जाओ बस। तो ये क्या हुआ? ये गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं। कब? जब आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में मदद करेंगे तब, ऐसे केस में। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? 10% का ओन कंट्रीब्यूशन और 90% का कंट्रीब्यूशन कौन करेगी? गवर्नमेंट।
और कंट्रीब्यूशन करेगी इन द सेंस फ्री में नहीं देगी, आपको लोन दिलवा देगी बैंक से आसानी से। लोन तो आपको भरना है बाद में, पर जो लोन आपको यूं नहीं मिलता, आप ऐसे ही बिजनेस करने जाएंगे तो लोन मांगने जाएंगे तो बैंक आपको मना कर देगी लोन देने से। पर एमएसएमई अगर आप रहेंगे तो ऐसे केस में आप क्या बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो पीएमईजीपी की स्कीम बनाई है उस स्कीम के अंदर हमको लोन दे दो, तो गवर्नमेंट फिर आपको लोन दे देती है। ठीक, प्रोवाइडेड आप कितने साल के हो, कम से कम 18 साल के। ध्यान रखिएगा ये जो 15 स्कीम हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इन 15 में से कोई सी भी एक स्कीम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी एग्जाम में आ सकती है, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रहे। ठीक है सर। सेकंड लोन फॉर अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पीएमईजीपी। फर्स्ट स्कीम पढ़ी पीएमईजीपी, सेकंड स्कीम क्या है, सेकंड लोन अपग्रेडेशन फॉर एग्जिस्टिंग पीएमईजीपी। जो पीएमईजीपी आपने एक बार ले रखी है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम से ले रखा है, उसी लोन को आप टॉप अप करवा सकते हो और आगे बढ़वा सकते हो। तो सेकंड लोन अपग्रेडेशन, असिस्टेंस टू एंटरप्रेन्योर इन मॉडर्नाइजिंग एग्जिस्टिंग यूनिट थ्रू न्यू टेक्नोलॉजी। मान लीजिए आपके बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी आ गई कोई, तो उस नई टेक्नोलॉजी के लिए आपने एक और नया लोन लेने की सोची उसी स्कीम के थ्रू, तो आप ले सकते हैं। दूसरा, ये उन्हीं को मिलेगा जिसने पहले वाले लोन का अच्छे से यूज किया होगा, फाइनेंशियल हेल्प आपको मिल जाएगी। ठीक है सर। थर्ड, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, CGTMSE। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। इसके अंदर गवर्नमेंट क्या बोलती है, इसके अंदर गवर्नमेंट क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करती है, किसको, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को। क्रेडिट गारंटी इन द सेंस गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई तुम इस एमएसएमई को लोन दे दो, अगर इसने लोन रीपे नहीं किया ना तो इसका लोन कौन पे करेंगे, हम, गवर्नमेंट पे करेगी। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है ऐसे में कि आप जाओ जाके लोन लो, आपकी गारंटी हम दे रहे हैं। क्रेडिट की गारंटी कौन दे रही है, गवर्नमेंट। या तो आपको लोन दिलवा देगी बिना किसी सिक्योरिटी प्रॉपर्टी के, या फिर आपको क्या बोलेगी कि भैया हम सपोर्ट दे रहे हैं इसको कि अगर इसने नहीं दिया ना लोन तो हम पे कर देंगे, आप तो लोन दो। तो कोलेट्रल फ्री या फिर थर्ड पार्टी गारंटी, दो तरह की बात हो गई। कोलेट्रल फ्री मतलब आपसे कोई गिरवी नहीं रखवाया गया और आपको कोई लोन दे दिया, या फिर थर्ड पार्टी गारंटी मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि हम गारंटी दे रहे हैं ना, तुम तो लोन दो, इसने नहीं दिया तो हम रीपे करेंगे। चौथा, MSECDP, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज एंड क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। ये स्कीम जो है अभी तक शुरू की 4 स्कीम हमने पढ़ी, 4 में से 3 स्कीम इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड लोन अपग्रेडेशन को आप छोड़ दीजिए, बाकी पीएमईजीपी 3 नंबर के लिए आ सकती है, क्रेडिट गारंटी स्कीम 3 नंबर के लिए आ सकती है। वैसे ही एक कौन सी है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, MSECDP। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, देखो वापस पढ़ते हैं इसके अंदर। Support sustainability and growth by addressing common issues like technology, skills, quality, etc. गवर्नमेंट ने क्लस्टर बना दिया। क्लस्टर मतलब एक ग्रुप काइंड ऑफ बना दिया, जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम आपकी जो कॉमन इश्यूज आते हैं ना, जैसे आप लोगों को अधिकतर एमएसएमई को क्या इशू आ रहा है, टेक्नोलॉजी का इशू आ रहा है, स्किल्स का इशू आ रहा है, क्वालिटी सही से नहीं बना पा रहे हैं प्रोडक्ट की, गुड्स एंड सर्विस की। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम एक क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं आप लोगों के लिए, और उस पूरे क्लस्टर मतलब उस क्लस्टर के अंदर जितने लोग आएंगे ना उन सभी की एक साथ मदद हो जाए, ऐसी स्कीम्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम एक MSECDP नाम की स्कीम लाए, जिसके अंदर गवर्नमेंट क्रिएट और अपग्रेड करेगी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या न्यू एग्जिस्टिंग क्लस्टर। जैसे गवर्नमेंट ने बना दिया मान लीजिए एक नमकीन क्लस्टर, अब ये नमकीन क्लस्टर क्या करेगा, जितने भी एंटरप्राइजेस या जितने भी MSME जो हैं वो नमकीन के बिजनेस के अंदर है, उस नमकीन के बिजनेस एंटरप्राइजेस को मदद करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बना दिया, नमकीन क्लस्टर। आप उस नमकीन क्लस्टर में जाइए, वहां पे आपको ऑफिस मिल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, टेक्नोलॉजी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर नॉमिनल कॉस्ट में, तो आपको आपके बिजनेस चलाने में बहुत मदद करेगी। तो गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है जिससे जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज है वो चले। उनका फोकस किस चीज़ पे रहता है, ग्रीन एनर्जी के ऊपर। ग्रीन एनर्जी के ऊपर मतलब हरी एनर्जी सर, नहीं हरी एनर्जी नहीं, इको फ्रेंडली एनर्जी, जैसे कि सोलार पावर हो गया या विंड एनर्जी के थ्रू काम करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना दिए हैं। ठीक, ऐसे ही एक स्कीम है, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, जिसको आप स्फूर्ति के नाम से भी जानते हैं कि गवर्नमेंट ने एक स्फूर्ति स्कीम लॉन्च की है। अब इस स्कीम के अंदर क्या होता है, तो देखो इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने बोला कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में लोग इन्वॉल्व थे, ट्रेडिशनल मतलब पुरानी इंडस्ट्री जो बहुत समय से चली आ रही है, जैसे कि खादी, हैंडीक्राफ्ट, बम्बू, टेक्सटाइल, मतलब इन सभी
प्रोडक्ट्स को, इन सभी गुड्स को यूज करके, इनको प्रोसेस करके आप कुछ सामान बेचते हैं। जैसे जूट के बैग हम देखते हैं, जूट को प्रोसेस करने के बाद बैग बनाया जाता है। खादी के कपड़े, खादी को प्रोसेस करने के बाद उस खादी से जो कपड़े बनाए जा रहे हैं वो, ऐसी इंडस्ट्री आजकल क्या हो रही है, मर रही है, डेथ हो रही है इनकी धीरे धीरे। तो ऐसी इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई जिसका नाम क्या है, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, स्फूर्ति। तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों को जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, ऐसे लोगों को गवर्नमेंट क्या करती है, या तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है, या फिर उनके लिए मेले लगवाती है, एग्जीबिशन लगवाती है, फेयर लगवाती है, ताकि उन लोगों की मदद हो पाए। साथ ही साथ उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। क्या करती है, 90% ऑफ हार्ड इंटरवेंशन कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट बोलती है कि देखो, तुमको तुम्हारा खादी का बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तुम बिजनेस स्टार्ट करो, कितने पैसे लगेंगे? तो आपने बोला सर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट ही लग जाएगी कितने की, आपने बोला सर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट ही लग जाएगी लगभग 2 लाख रुपए की, तो और हमारी लगभग वेरिएबल कॉस्ट या फिर सॉफ्ट कॉस्ट जिसको बोलते हैं वो लग जाएगी सर लगभग 1 लाख रुपए की। गवर्नमेंट ने बोला कि ये 1 लाख रुपए पूरे हमसे ले जाओ, और ये जो 2 लाख है ना, इस 2 लाख का भी 90% मतलब 1,80,000 रुपए हम दे देंगे। क्यों? क्योंकि ये है ही कैसी स्कीम ऑफ फंड, मतलब इसमें गवर्नमेंट फंड देगी आपको काम करने के लिए। गवर्नमेंट चाहती है कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है इनका बिजनेस बंद ना हो, ये बिजनेस ऐसा ही चलता रहे। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है। ठीक है, फिर आया 6 ESDP, एंट्रेप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट आपको ट्रेनिंग देती है कि बिजनेस करना कैसे है। क्या गवर्नमेंट यहाँ पे पैसे देगी कि आपको? नहीं, गवर्नमेंट पैसे देने की बात नहीं कर रही है। गवर्नमेंट बोल रही है हम आपको बताएंगे कि काम करना कैसे, बिजनेस करते कैसे, वो सिखाते हैं आपको। एंट्रेप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है इसके अंदर कि हम आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग देंगे इंडस्ट्री में, जैसे कि एग्रो प्रोडक्ट्स की, फूड प्रोसेसिंग, वेल्डिंग, कारपेंट्री, डिजिटल मार्केटिंग। मतलब गवर्नमेंट आपको बताएगी। गवर्नमेंट ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो बिजनेस करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए खुद से। तो गवर्नमेंट सिखाती है कि कैसे फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस करना है, वेल्डिंग कैसे की जाती है, कारपेंट्री कैसे की जाती है। हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट चलाती है जिसमें सिखाती है गवर्नमेंट कम पैसे में या फ्री में कि ये काम कैसे करना है आपको। तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट, बिजनेस करना कैसे है, ये सारे काम करने कैसे हैं, वो गवर्नमेंट आपको इसके थ्रू बताती है। प्रमोट करती है न्यू एंटरप्राइज को, नए लोगों को बोलती है कि आप ये बिजनेस चालू करो, या फिर बिल्ड कैपेसिटी करती है नई एग्जिस्टिंग एमएसएमई की। अगर कोई एग्जिस्टिंग एमएसएमई है तो उस एग्जिस्टिंग एमएसएमई की कैपेसिटी बढ़ाती है और नए लोगों को बोलती है कि आप बिजनेस करो। टारगेट कौन होता है? टारगेट होते हैं नए एग्जिस्टिंग, टारगेट होते हैं न्यू एंड एग्जिस्टिंग एंटरप्रेनर्स। एग्जिस्टिंग, एस्पायरिंग मतलब न्यू, और एग्जिस्टिंग मतलब पुराने एंटरप्रेनर्स, जिसमें भी फोकस किस पे रहता है, SC ST और वुमेन एंटरप्रेनर्स के ऊपर। गवर्नमेंट चाहती है कि जो बैकवर्ड कम्युनिटी है वो भी आगे आए और बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट करे, इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दे। ऐसे ही कुछ और स्कीम है जैसे ATI, असिस्टेंस टू ट्रेनिंग स्कीम, कोयर विकास योजना, प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट PMS, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, नेशनल SC ST हब स्कीम, एस्पायर, क्रेडिट गारंटी फॉर सबऑर्डिनेट डेट फॉर स्ट्रेस्ड MSME, सेल्फ रिलायंट फंड, और एक है MSME संबंध। MSME संबंध मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो चेक करती है कि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनाई गई है वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का फॉलो हो भी रही है नहीं हो रहा है। अभी हमने पढ़ा था कि 25% परचेस किससे करनी है, आपको MSE से परचेस करनी है। किसको? गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री को। तो वो मिनिस्ट्री वैसे ही परचेस कर भी रही है या नहीं कर रही है। 4% SC ST से परचेस कर रही है या नहीं कर रही है। 3% वुमेन एंटरप्रेन्योर से कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये सब काम गवर्नमेंट कैसे चेक करती है? MSME संबंध स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ये सारे काम चेक करती है। ठीक है सर, ध्यान रखना इन 15 में से कोई सी भी एक स्कीम तो पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। एक क्वेश्चन आपको इस तरीके का भी आ सकता है कि कोई सी भी 8 गवर्नमेंट की स्कीम का नाम बताइए, तो कोशिश करिए कि इन 15 में से कम 8-9 स्कीम के नाम तो आप लोगों को याद हो ही सही। ठीक है, फिर आया नेक्स्ट, रेफरेंस टू माइक्रो एंड स्मॉल फैसिलिटेशन काउंसिल। सर ये क्या है? देखो क्या हुआ कि एक MSME है, उसने एक पर्सन को सामान बेचा और अब वो पर्सन जो है वो सामने वाले के पैसे नहीं दे रहा है। वो जो MSME है उसके पैसे नहीं दे रहा है। तो अब ऐसे में क्या? तो
तो गवर्नमेंट ने बोला कि सेक्शन 18 के अंदर हमने एक काउंसिल बनाया है, वो जो एमएसएमई है वो काउंसिल के पास आए और अपनी शिकायत बताएं कि सर मैंने इस पार्टी को माल सप्लाई किया था और ये पार्टी मेरे पैसे नहीं दे रही है। तो अब काउंसिल क्या करेगी, काउंसिल उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगी, रेफरेंस को एक्सेप्ट करेगी और काउंसिल बोलेगी कि चलो यार समझौता कर लेते हैं। ऑन रिसिप्ट ऑफ सच रेफरेंस काउंसिल शेल ईदर, काउंसिल क्या करेगी, काउंसिल कॉन्सिलिएशन करेगी। कॉन्सिलिएशन का मतलब समझौता करेगी खुद से, या तो खुद से ही कर लेगी या फिर कैसे ऐसे इंस्टीट्यूट को रेफर कर देगी, एडीआर को, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सर्विस वाले इंस्टीट्यूट को, जो समझौते की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो एडीआर की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। वापस से सुनो, दो लोग झगड़ रहे थे जिसमें से एक एमएसएमई था। एमएसएमई वाले क्या बोल रहा था कि मेरे पैसे नहीं दे रहा है सामने वाला, तो वो किसके पास चला गया, एमएसएमई काउंसिल के पास। एमएसएमई काउंसिल क्या करेगी, या तो खुद से झगड़ा सुलझाएगी, कॉन्सिलेशन करेगी ऑन इट्स ओन, या फिर उसको रेफर कर देगी किसी दूसरे एडीआर सर्विस इंस्टीट्यूट को। ठीक है सर, मान लो कॉन्सिलेशन नहीं हो पाया सर, समझौता तो था आपस में, दोनों पार्टी को आप आस पास में बिठाया और समझौते के लिए बोला, पर वो दोनों मानी नहीं, हो नहीं पाया समझौता। तो अब जब समझौता नहीं हो पाया तो ऐसे केस में बात कहाँ चली गई, आर्बिट्रेशन के ऊपर। तो अब आर्बिट्रेशन में भी दो बात आ जाती है कि आर्बिट्रेशन या तो खुद से कर लो या फिर रेफर कर दो किसी ऐसे इंस्टीट्यूट को, एडीआर इंस्टीट्यूट को, जो आर्बिट्रेशन हैंडल करता हो। ठीक, वापस सेक्शन नंबर 18 क्या बोलता है कि झगड़े हो रहे हैं एमएसएमई और दूसरी पार्टी के बीच, तो आप कहाँ जाएंगे, एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल के पास। एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल क्या करेगा, कंसिलेशन करेगा, या तो खुद से या फिर रेफर कर देगा किसी दूसरे एडीआर इंस्टीट्यूट को। अगर कंसिलेशन फेल हो जाता है तो ऐसे केस में काउंसिल क्या करेगा, आर्बिट्रेशन करेगा। आर्बिट्रेशन या तो खुद से या फिर किसी एडीआर इंस्टीट्यूट के पास। ये जो कंसिलेशन और आर्बिट्रेशन की प्रोसेस है ये पूरी 90 दिनों के अंदर अंदर खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है सर, समझ में आ गया, 90 दिनों के अंदर अंदर पूरी प्रोसेस खत्म हो जानी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन 19, एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एनी डिक्री, अवार्ड और ऑर्डर। देखो इसका मतलब क्या हुआ, अब जब आपका क्या हुआ, कॉन्सिलेशन फेल हो गया, ये कॉन्सिलेशन जो था ना ये फेल हो गया, फिर आप कहाँ गए, आर्बिट्रेशन में, और आर्बिट्रेशन भी क्या हुआ, फेल हो गया। आर्बिट्रेशन भी फेल हो गया, नहीं, आर्बिट्रेशन फेल नहीं हुआ। आर्बिट्रेशन में क्या हुआ कि जो दूसरी पार्टी थी उसके खिलाफ में जो आर्बिट्रेटर है उसने फैसला सुनाया। उसने बोला, जो दूसरी पार्टी थी एबीसी मान लो, इसने क्या बोला कि भाई एबीसी अब तू इसे पैसे देगा कितने, 1 लाख रुपए जो तेरे उधार चल रहे थे वो देने के। पर ये जो एबीसी है ये इस डिसीजन से खुश नहीं है। वो बोल रहा है कि मैं नहीं मान रहा ये आर्बिट्रेटर की बात, मुझे तो कहाँ जाना है, मुझे जाना है कोर्ट में, मैं नहीं मान रहा तुम्हारी बात। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, कोर्ट आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने से पहले बोलेगी कि जितना अमाउंट इन्वॉल्व है ना उस अमाउंट का 75% पहले कोर्ट में जमा करो। वापस बोलता हूं, आप आर्बिट्रेशन के फैसले से खुश नहीं है तो आप कहाँ गए, आपने बोला कि हम कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट ने बोला कि ठीक है, हम तुम्हारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने से पहले जितना अमाउंट इन्वॉल्व है ना उसका 75% हमारे पास दे दो, हमारे पास पड़ा रहेगा जब तक कोर्ट का केस खत्म नहीं हो जाता। अगर तुम जीते तो तुमको वापस दे देंगे और नहीं जीते तो तुम और 25% दे देना, तो हम पूरा उस सामने वाली पार्टी को पेमेंट कर देंगे। बराबर है, ठीक। तो ये वाला सेक्शन नंबर 19 था, मतलब एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एनी डिक्री, अवार्ड और ऑर्डर। अगर आप किसी डिक्री मतलब कोई अवार्ड डिसीजन था किसी कोर्ट का, आप उसको सेट असाइड करना चाह रहे हैं, अलग करना चाह रहे हैं, तो ऐसे केस में 75% का डिपॉजिट आपको पहले करना पड़ेगा, तब आप ये कर पाएंगे। ठीक, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो रहा है। कुछ 3 टॉपिक और हैं जिसको आप बुक से रेफर कर सकते हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट स्टिल एक बार बुक के पेज नंबर मैंने नोट डाउन किए, आप यहाँ से इनको देख लीजिएगा फटाफट से। मैं अब आप लोगों को पिछले 3 अटेम्प्ट, अभी तक 3 एग्जाम हो चुकी है, उन 3 अटेम्प्ट में इस चैप्टर से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं वो आपको एक बार फटाफट से बता देता हूँ। सबसे पहले आप आइए दिसंबर 24, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा एग्जाम जो हुई थी वो वाली, ये देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, ग्रीन टेक इनोवेशन एक माइक्रो एंटरप्राइज है, खुद से बता दिया कि माइक्रो एंटरप्राइज है, ठीक है। फाउंडेड इन 2020 बाय राज नाम के एक व्यक्ति है जिसने बनाई, एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, ठीक है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, अच्छी बात है, विद अ पैशन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, ओके। बेस्ड इन अ स्मॉल टाउन, छोटे टाउन का है। द कंपनी स्पेशलाइजेज इन मैन्युफैक्चरिंग सोलर पावर्ड लैंप, सोलर पावर लैंप, सूर्य की रोशनी से चलने वाले लैंप ये लोग बनाते हैं ताकि रूरल एरिया में चल पाए। राज विजन इज टू प्रोवाइड अफोर्डेबल सस्टेनेबल लाइटिंग सॉल्यूशन, ठीक है। एक्सप्लेन रोल ऑफ एमएसएमई लाइक ग्रीन टेक इन इकोनॉमी डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट, बताइए कि
एमएसएमई ग्रीन टेक नाम की एमएसएमई जो है, ऐसी एमएसएमई का क्या रोल है इकोनॉमी डेवलपमेंट में, कम्युनिटी इंपावरमेंट। क्वेश्चन समझ में आया क्या? 1 मिनट लीजिए और सोचिए। क्वेश्चन आया समझ में कि क्वेश्चन क्या है? क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है क्या? नहीं सर, क्लासिफिकेशन का नहीं है। क्लासिफिकेशन तो उन्होंने खुद ने बता दिया कि माइक्रो है। क्वेश्चन एक्चुअली में आ गया है बिल्कुल बेसिक से सर। ये जो हमने सबसे पहले टॉपिक पढ़ा था ना, रोल या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई की, एमएसएमई कैसे कंट्रीब्यूट करती है इंडियन इकोनॉमी में, क्वेश्चन एक्चुअली वहां से आ गया कि एमएसएमई जो है वो इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है, इंडिया की ग्रोथ को ड्राइव करते हैं और इतने फायदे देती है, जीडीपी में ग्रोथ करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सबसे ताजी एग्जाम जो अभी 20 दिन पहले दिसंबर 24 में हुई है, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंट कितनी है। ठीक है सर, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा मैं आपको दिखाता हूं जून 2024 का पेपर। जून 2024 में एक क्वेश्चन आया था ये वाला, देखिए। एबी हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड इज अ फैमिली ओन्ड बिजनेस इन जयपुर। एक बिजनेस में फैमिली ओन्ड कंपनी है। कौन सी? एबी हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, स्पेशलाइजिंग इन मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्टेड टेक्सटाइल। ठीक है। कंपनी हैज बीन ऑपरेटिंग फॉर पास्ट 15 ईयर, एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ प्रोमिनेंट प्लेयर। ठीक। कंपनी सीक प्रोफेशनल एडवाइस ऑन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई। वो पूछ रहे हैं आपसे कि कैसे एमएसएमई को क्लासिफाई किया जाता है, क्राइटेरिया बताइए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सर। लिमिट एक्सप्लेन करनी है कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम की लिमिट्स क्या क्या है। एक बार मैं आपको फटाफट से इसका एक आंसर भी दिखाता हूं। ये देखिए, आंसर में कुछ नहीं है। माइक्रो एंटरप्राइज मतलब इन्वेस्टमेंट शुड नॉट एक्सीड 1, टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 5। स्मॉल एंटरप्राइज मतलब इन्वेस्टमेंट शुड नॉट एक्सीड 10, टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 50। मीडियम एंटरप्राइज मतलब इन्वेस्टमेंट शुड नॉट एक्सीड 50, टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 250। बिल्कुल आसान। इतना आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज सेकंड क्वेश्चन जो एग्जाम में आज तक आया हुआ है इस वाले टॉपिक से। तीसरा मैं आपको बता देता हूं अब, दिसंबर 2023 का पेपर। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर क्या क्वेश्चन आया है। मैसर्स अप्लायंस एंड MS Appliance, a small enterprise having investment in plant and machinery of 8 करोड़। और अरे, MS Appliance नाम की एक कंपनी है जो कौन है? स्मॉल एंटरप्राइज, खुद से ही बता दिया उन्होंने। ठीक है। जिसका इन्वेस्टमेंट कितना है प्लांट एंड मशीनरी में? 8 करोड़। तो इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है सर? 10 करोड़ तक हो सकता है। हाँ सर, लिमिट में ये कोई दिक्कत नहीं है। टर्नओवर 45, टर्नओवर 50 तक अलाउड है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल गुड। अप्रोचेस यू टू सीक योर एडवाइस ऑन MSE CDP। एक स्कीम है गवर्नमेंट की, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस स्कीम के बारे में आपसे पूछना चाह रहे हैं तो बताइए। मैंने आपको बोला था कि 3 नंबर के लिए कोई सी भी स्कीम एग्जाम में आ सकती है और ये वाली स्कीम एग्जाम में आ चुकी है। ये देखो, नोट ड्राफ्ट करना है तो इन्होंने वो जैसे हम स्कूल में नहीं लिखते थे आई बेग टू से, वैसा वाला एप्लीकेशन का फॉर्मेट बना दिया है। टू मैसर्स अप्लायंसेस किसको बताना है। ठीक। अब देखो स्कीम, नोट ऑन MSE CDP। तो जो स्कीम हमने अभी पढ़ी थी वो, कि ये स्कीम जो है वो सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ को सपोर्ट करती है MSME को, बाय एड्रेसिंग कॉमन इशू, जैसे टेक्नोलॉजी का इशू आ गया, स्किल्स का आ गया, क्वालिटी का आ गया, मार्केट एक्सेस का आ गया। तो उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने MSE CDP क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाती है। मैंने आपको नमकीन क्लस्टर का एग्जाम्पल अभी दिया था। कैसे करती है गवर्नमेंट? कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाती है जहां पे आप टेस्टिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की, ट्रेनिंग दे सकते हैं, रॉ मटेरियल को डिपोर्ट कर सकते हैं, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट जो वेस्ट है उनका ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर सकते हैं। तो वो जो 3 नंबर के लिए हमने अभी MSE CDP स्कीम पढ़ी थी, वो MSME CD की स्कीम यहाँ पे आपको लिखनी है। तो इस तरीके से अभी तक इस टॉपिक में से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक। आई होप आपको ये वाले चैप्टर का रिविजन समझ में आया होगा। बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये रिविजन, और इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में। तो आज के लिए हमारी जो रामायण है इसे बंद करेंगे यहीं पर।